हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। अब इसके हम बहुत सारे पहलुओं को जानते हैं। सबसे पहले आता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है इसका सत्ता का स्रोत क्या है। जैसे कि इसके स्टार्टिंग में लिखा है हम भारत के लोग। तो जो भारत के लोग हैं, पूरे समस्त जो लोग हैं, इसका स्रोत माने जाते हैं। हम भारत के लोग सत्ता का स्रोत है। भारत में अंतिम रूप से सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना का आरंभ ही इस घोषणा के साथ होता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता की आकांक्षा और इच्छा के अनुसार हुआ है। परंतु बहुत सारे लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और इस संविधान सभा में वकीलों तथा कांग्रेस का प्रभुत्व था। परंतु उपरोक्त कथन का समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों ने ही जनता को लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों से परिचित कराया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भारत में भारतीय संविधान लिखा गया तो जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, बल्कि वो जो राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर आए हुए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य कि वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो इसमें क्या हो जाता है कि कभी-कभी इसका इस तरह से विरोध किया जाता है कि ये जनता के वास्तविक मुद्दों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। परंतु इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोकतांत्रिक बड़े-बड़े लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र चलता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती। सिर्फ एक स्विट्जरलैंड को अगर छोड़ दिया जाए, तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो इसी तरह जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं भेजे गए, लेकिन जिन्होंने राज्य की विधानसभाओं में नेताओं को चुना था, वही जाकर वहां चुने गए। और आगे जब 1951-52 में चुनाव होते, तो वही लोग जो संविधान सभा के सदस्य थे, वही लोग सत्ता में आते हैं। मतलब सामान्यतः उनमें से अधिकांश लोग जनता द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं और उनको चुनाव जिताया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का स्रोत भारत के लोग वास्तविक मतलब भारत के अंदर ही जो भारत के लोग हैं उनके अंतर्गत सत्ता का स्रोत निहित है। जो आलोचना होती है वो निराधार है। राज्य का स्वरूप में आता है पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब हम एक तरह से पूरी तरह से सोवरेन थे। अब बाहरी रूप से हमें कोई विचलित नहीं कर सकता, आंतरिक रूप से कोई विचलित नहीं कर सकता है। परंतु वर्तमान संदर्भ में जैसे WTO हो गया, विश्व बैंक, है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF, IMF, यूनाइटेड नेशंस, इन जैसी संस्थाओं में लोग बाग कहते हैं कि आप अपनी संप्रभुता को इन संस्थाओं के दबाव में आकर खो रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राज्य का वर्तमान स्वरूप है वो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण से लेकर संचालित हो रहा है। तो इस क्रम में क्या कर रहा है भारत, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशन से अपने अपने मतलब जो ट्रेड डील्स वगैरह जो भी होता है और अपने विचार विनिमय कर रहा है। अभी भी भारत मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। समाजवाद ये एक विचारधारा है जो उत्पादन के न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने पर बल देती है। इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो समाजवाद सामान्यतः कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि भारत जो प्रस्तावना में समाजवाद लिखा है, लेकिन वास्तविक रूप से समाजवाद के तत्वों को नहीं अपना रही। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये कि राज्य जो समाज के लोगों के लिए व्यापक स्तर पर कार्य करेगी, परंतु ऐसा नहीं है कि वो पूंजीपति लोगों को
मतलब पूंजीपति को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। आपको पता होगा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना? कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इससे क्या होता है कि दोनों समाजवादी और पूंजीवादी दोनों तत्वों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है? तो इसमें कभी कभी ऐसे केसेस भी फाइल हुए हैं कि भारत में जो समाजवाद के तत्वों को लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रस्तावना में समाजवाद का जिक्र है। तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताऊंगा जिसमें संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है नहीं माना जाता है, इस पर भी विवाद बना रहता है। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्षता। तो देखो पंथ निरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता से अलग है। जो पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता चलती है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता चलती है उसे पंथ निरपेक्षता से जोड़कर देखा जाता है। पश्चिम में धर्म क्या होता है? धर्म को राज्य से पूर्णतः अलग माना जाता है, इसलिए वहां पे धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट चलता है। जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं चलता है, क्योंकि भारत में धर्म का अर्थ होता है अपने कार्यों के निर्वहन से। जैसे मैं अगर छात्र हूँ तो मेरा छात्र धर्म है, अगर मैं कोई नौकरी पेशा हूँ तो नौकरी पेशा धर्म है। ठीक है? मातृ धर्म, पितृ धर्म है। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन यहाँ पे धर्म कहलाता है। भारत के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना धर्म कहलाता है। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में नहीं अपनाया गया, बल्कि पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में अपनाया गया है। पंथ किसी एक स्पेसिफिक सेट्स ऑफ, मतलब किसी एक धार्मिक विचारधारा को मानता है, इसलिए भारत ने पंथ निरपेक्षता का समर्थन किया है कि हम किसी विशेष धार्मिक पहलू को नहीं मानेंगे, बल्कि हम अम, एक तरह से मतलब पंथ निरपेक्ष रहेंगे, मतलब किसी एक विशेष धार्मिक रूढ़ि या किसी धार्मिक विचारधारा को नहीं मानेंगे। इसलिए भारत में पंथ निरपेक्षता को माना गया। ठीक है? और इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख चुना जाता है, ना कि वो पद वंशानुगत होता है। जैसे आप देखेंगे ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो राज्य का प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो चुना जाता है, भले अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लेकिन चुना तो जाता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, वहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र। नागरिकों के लिए उद्देश्य है ना? नागरिकों के लिए उद्देश्य में देखें तो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी है। सामाजिक और आर्थिक न्याय आप देखेंगे तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय का वर्णन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और राजनीतिक न्याय आप देखेंगे तो आर्टिकल 326 है ना? आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 में क्या वर्णन है अगर आपको पता होगा तो मत देने का अधिकार वहां पे आपको प्राप्त है ना? वोट देने का अधिकार है, तो ये आपका राजनीतिक न्याय भी यहाँ पे प्राप्त होता दिखाई देता है। स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है हमको: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति को आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 में आप देख सकते हैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देख सकते हैं। जब हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये चीजें उसमें समाहित हो जाती है। समता का देखें, सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में आपको मिलेगी जब मैं समानता का अधिकार पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें भारतीय संविधान में निहित है। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता। बंधुता क्या है? जब आप सहिष्णु होते हैं, है ना, टॉलरेंस होते हैं, जब आप तो आप दूसरे के विचारों को सुनते हैं। ठीक है? तो दूसरे के विचारों को सुनना, उसका सम्मान करना और भारत में एक दूसरे के लोगों का सम्मान, मतलब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, कोई कैसा भी हो, कोई कैसा ही कार्य कर रहा है उसको सम्मान की नजर से देखना और उससे मित्र मतलब भाई की तरह व्यवहार करना बंधुता कहलाता है। प्रमुख केसेस में बता देता हूँ कौन कौन से केस हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आता है बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960। ये इस केस में क्या होता है, कोर्ट बोलता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, है ना? इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना कानून के अधिकार का स्रोत नहीं है, बल्कि यह संविधान के उद्देश्यों का परिचय देती है। अदालत ने कहा कि प्रस्तावना का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है।
फिर आता है गोलकनाथ केस। इस केस में भी उच्चतम न्यायालय कहता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है ना। 1967 में आता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना में वर्णित सिद्धांतों को संसद के संशोधन से समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ये लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, परंतु इसमें तो और ये भी कहता है कि संविधान की प्रस्तावना सहित भारत के संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु इसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मूलभूत ढांचे का सिद्धांत निकल कर आता है। मूलभूत ढांचे, और मूलभूत ढांचा क्या होगा इसका निर्धारण स्वयं, मूलभूत ढांचा क्या होगा इसका निर्धारण स्वयं उच्चतम न्यायालय समय समय पर करेगा, है ना। जैसे मौलिक अधिकार, मूलभूत ढांचा हो गया, संविधान की प्रस्तावना मूलभूत ढांचा हो गया, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मूलभूत ढांचा समय समय पर घोषित की है। जैसे देखो ये लिखा हुआ, इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल ढांचा जैसे लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य, समाजवाद अपरिवर्तनीय है। इस संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं बदला जा सकता। नेक्स्ट आता है रघुनाथ राव केस 1993 में। इस केस में क्या होता है कि इस केस में जो उच्चतम न्यायालय है बोलता है कि जो कहता है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, परंतु इस प्रस्तावना के आधार पर संसद या राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने से नहीं रोका जा सकता। तो ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। इसमें कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। अदालत ने दोहराया कि प्रस्तावना में वर्णित सिद्धांत जैसे कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और गणराज्य संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। तो ये चार प्रमुख बात थे। और एक बात और मैं बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, है ना। उसमें पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित समस्त चीजें समाप्त कंप्लीट हो जाती है। इसमें आपको कोई किसी भी तरह के डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।